गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी से कौन से वो 10 सवाल पूछे गए हैं जिसका बीजेपी जवाब चाहती है कांग्रेस से दो टूक। अमित शाह के राहुल गांधी से 10 सवाल। पहला सवाल आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए, ये पहला सवाल, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? बिल्कुल, यानी कि जो पहला स्टेटस था क्या उसकी वापसी का समर्थन करती है। दूसरा सवाल है कि क्या कांग्रेस 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंक के युग में धकेलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है। और तीसरा, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके, संवाद करके फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये तीसरा सवाल पूछा गया। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अमित शाह के। क्या कांग्रेस LOC ट्रेड शुरू करने के NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करती है? यह चौथा सवाल अमित शाह का कांग्रेस। और पांचवा सवाल, क्या कांग्रेस आतंकवाद पत्थरबाजी में शामिल लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद बंद का दौर लाने का समर्थन करती है? यानी जो बंद का दौर कश्मीर में चलता था, क्या उसका समर्थन करती है? छठा सवाल, क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? जी हां। सातवां सवाल, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, जो शंकराचार्य हिल है, उसका नाम तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत जो है, हरी हिल है, कोहे मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस ये चाहती है? ये बड़े ही पर्टिकुलर मुद्दे उठाए अमित शाह ने। आठवां सवाल, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाक समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? और नौवां सवाल, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और 10वां आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? राहुल गांधी और कांग्रेस से ये सारे सवाल अमित शाह ने पूछे हैं और निश्चित तौर पर इन सवालों के माध्यम से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के चुनावी एजेंडे को लेकर खड़ा किया है। अब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो चुनावी वादे बताते हैं जिन पर बीजेपी सवाल उठा रही है, जिनको लेकर ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनावी वादा क्या है, जरा उस पर गौर करें, क्योंकि एनसी के साथ ही कांग्रेस जा रही है चुनाव में, जिन पर बीजेपी को ऐतराज है। पहला, आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन बीजेपी का इसी पर है। जी हां, इस मैनिफेस्टो में दूसरी बड़ी बात, विशेष दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, ये भी वादा किया गया है। तीसरा, पाकिस्तान से बातचीत के लिए प्रोत्साहन, यह भी एनसी के एजेंडे में शामिल। और चौथा, जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी करवाई जाएगी, ये भी उनके एजेंडे में, उनके मैनिफेस्टो में शामिल है। बिल्कुल, इसी वजह से ये जो मुद्दे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ चुनाव में जा रही है, तो कांग्रेस पर भी सवाल उठाए गए हैं अमित शाह के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। और अमित शाह के सवाल पर कांग्रेस का जवाब, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सोलंकी ने कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं, हमारा गठबंधन जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है, बीजेपी सिर्फ मनगढ़ंत बातें करती है। यह जवाब दिया उन्होंने। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी मनगढ़ंत बातें करती रहती है। उनको पता लग गया है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव में वो बुरी तरह पिट जाएंगे और वहाँ ऐसी सरकार आएगी जो जम्मू कश्मीर की जनता का भला चाहती है, अच्छाई चाहती है, और भाजपा किसी भी तरह से कोई चांस नहीं है कि जम्मू कश्मीर में किसी के भी साथ भी मिलके अपनी सरकार बना सके। इसलिए बौखला गए हैं, इसलिए मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी तय है, पार्लियामेंट में भी हमारी तय थी, और हमारा गठबंधन ये जम्मू कश्मीर की जनता के भले के लिए है। हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से, हमारे मैनिफेस्टो की हिसाब से काम करेंगे।
तो कांग्रेस का रिएक्शन आप सुन रहे थे। हमारे साथ बहस में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी जी जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी ने मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी की है और आगे की रणनीति क्या है वो बताएंगे शिवम त्यागी। हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कि बताएंगे सवाल कांग्रेस से ही पूछा गया है। अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है। अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो सवाल कांग्रेस से पूछे गए हैं बीजेपी के, तो सबसे पहले कांग्रेस से ही एक प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेते हैं, फिर बीजेपी के पास चलेंगे। नीरज मिश्रा जी, सवाल कई पूछे गए, 10 सवालों की जो सूची है वो मेरे पास मौजूद है और बहुत ही मूलभूत सवाल जो पहला बीजेपी की ओर से पूछा गया है, जो कांग्रेस से पूछा है स्पेसिफिक, वो ये कि क्या अलग झंडे के वादे का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है कांग्रेस? इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए निधि जी, मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि भारत के इतिहास के विफलतम गृह मंत्री रहे, जिन्होंने इस देश की जो बुनियादी बातें हैं उन पर नजर तो डाली नहीं। क्योंकि मैं जैसे ही मणिपुर कह दूंगा तो या तो शिवम जी टोक देंगे या आप लोग टोक देंगे। तो जो इस इतिहास के सबसे विफलतम गृह मंत्री हैं, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। क्योंकि 2018 में महबूबा मुफ्ती के बगल में खड़े होकर अपने गठबंधन की अनाउंसमेंट करते हुए ये सवाल शायद वो पूछना भूल गए थे कि कश्मीर की जो आवाम है वो क्या चाहती है। और इन मनगढ़ंत सवालों के ऊपर कांग्रेस पार्टी टिप्पणी करे, इसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। बात तो सिर्फ ये है कि इनको सिर्फ भ्रम फैलाना और कश्मीर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए जो बातें करनी है ये वो कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर 370 का ढिंढोरा पीटकर, 35A का ढिंढोरा पीटकर पिछले 10 साल में इन्होंने अपना चुनावी माहौल बनाया है। अब इनको ये तो समझ आ गया कि पूरे देश में वो माहौल तो चला नहीं, लेकिन एक आखिरी कोशिश और कर लेते हैं कि 370 फिर आ जाएगा, 75A फिर आ जाएगा और इस पे माहौल बनाकर देश के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि लगातार मूड ऑफ द नेशन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता खत्म हो रही है। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है। तो ये सिर्फ उसको पैसिफाई करने के लिए इनके मनगढ़ंत सवाल हैं और इस पर ज्यादा बात कर आपको अपना समय तो खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता इस बारे में बात नहीं कर रही है। आपको लगता है कि 370 और 35A कश्मीर के अंदर चुनावी मुद्दा नहीं है? शिवम त्यागी, सबसे अहम सवाल तो यही कांग्रेस ने उठा दिया कि PDP के साथ आप जाएं तो अच्छा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएं तो 10 सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल उठा सकते हैं, सवाल उनको उठाना भी चाहिए। आवाज मेरी इको कर रही है, इसको ठीक करा दीजिएगा। लेकिन भैया एक चीज समझ लीजिए, घर में अगर सफाई करनी है, घर में घुसना पड़ेगा सही से। कीचड़ अगर हटाना है तो सफाई करनी है तो अंदर जाना ही पड़ेगा। हमें 370 हटाना था, हम गए वहां पर, चीजों का कंट्रोल लिया और ठीक कर दिया। इसके बाद कश्मीर आज वो है जो हिंदुस्तान में हमेशा रहा है, 87 से पहले रहा है। अब रही बात चुनाव की और इन तमाम चीजों की, पहले तो जिस आदमी को यही नहीं पता कि 35A है वो 75A नहीं है, उससे मैं क्या ही बात करूं, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। चुनाव का विषय नहीं है 370। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, उसके लिए हम चुनाव के लिए नहीं लड़े थे। 2019 जीत जाएंगे, 2014 जीत जाएंगे, 2024 जीत जाएंगे, 2029 जीत जाएंगे, वो तो जीत ही जाएंगे। लेकिन हम चुनाव के लिए 370 की कमिटमेंट नहीं करते थे। उसको हटाने का कारण था कि वहां पर दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण नहीं मिलता था। पूरे देश में संविधान की किताब लिए हुए और आरक्षण का ढोल पीटते हुए कांग्रेसी वहां जाकर एकदम चुप कैसे हो जाते हैं? अगर वहां पर 370 की बहाली होती है तो दलितों का आरक्षण चला जाएगा, गुर्जरों का चला जाएगा, वाल्मीकियों का चला जाएगा, बकरवालों का चला जाएगा, पहाड़ियों का चला जाएगा। वहां पर अगर 370 की बहाली होती है तो कश्मीर का पूरा झंडा, पुराना झंडा वापस आएगा। वहां पर अगर जो है 370 की बहाली होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो वहां पर लागू नहीं होंगी। वहां पर अगर जो है क्या कहते हैं, अगर ये 370 फिर से वापस आएगा तो पत्थरबाजों के परिवारों को जो सरकारी नौकरी देने पर रोक है वो बहाली खत्म हो जाएगी, वो बहाली हो जाएगी। यानी कि पत्थरबाजों के जो परिवार है उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये ड्रामा नहीं है भाई, ये चुनाव का नहीं है मामला। इसमें हमारी कम से कम 5 जनरेशन चली गई। आप हमें बता रहे हैं कि चुनाव का वादा है, कोई चुनाव का वादा नहीं है। ये इस देश की एकता, अखंडता और सॉवरेनिटी का विषय है, जो आपसे 58 साल के राज में ठीक नहीं हुई। सीधा सवाल है, 370 के खिलाफ है या समर्थन में है? 35A के खिलाफ है कांग्रेस या समर्थन में है?
जम्मू कश्मीर के दूसरे झंडे के खिलाफ है या समर्थन में है? और सबसे महत्वपूर्ण, दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण वहां पर खाना जाती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उसके साथ है या खिलाफ है? पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। ठीक, 2-2 पूछा है बीजेपी ने। इस बीच हमें कश्मीरी एक्टिविस्ट को शामिल करना होगा। अहमद अयाज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद साहब, देखिए, वार पलटवार राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो रहा है, लेकिन जब बीजेपी धारा 370 को हटाने के जो मकसद से सामने आई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 70 साल में नहीं हुआ कश्मीर में, वो अब नई फिजा देखने को मिल रही है। जो आतंकवाद की घटनाएं थी, पत्थरबाजी की घटनाएं थी, उनमें काफी हद तक लगाम आया है 2019 के बाद। आप असल सिचुएशन बता पाएंगे कि इस वक्त कश्मीर के हालात क्या है? क्योंकि अब कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जा रहा है, जम्मू कश्मीर, तो ऐसे में आप वहां की आवाम क्या सोचती है? 2019 से इंप्रूवमेंट की बात है। आफ्टर एब्रोगेशन 370 की हुई, बीजेपी का ये कहना, जो आप कह रहे हैं कि हालात बिल्कुल सुधर गए हैं, ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल सुधर गए हैं। किसी हद तक पथराव के मामले में कमी आई है, जैसे इलेक्शंस के दौरान या इलेक्शंस के बाहर भी कभी कभी पथराव होता था। अब यह है कि इलेक्शन में आपको मदद मिलेगा क्योंकि पथराव नहीं दिखने को मिल रहा है, वो एक सही बात है। लेकिन बाकी ये कहना कि पूरा मामला हल हो चुके हैं या हालात ठीक हो गए हैं, ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा आज तक तो कश्मीर में ये वारदात होते रहे, लेकिन अब तो जम्मू की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अब तो चनाब वैली में भी बढ़ रहे हैं और बड़े खतरनाक इंसिडेंट सामने आ रहे हैं और बड़े मुश्किलात के टारगेट सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हालात सुधर गए हैं, तो ये भी कहना मुनासिब नहीं होगा। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, लोग इसको इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है और मुझे लगता है कि इस टाइम ज्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगी। उसके कुछ वजूहात है। एक कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हालात सुधर गए हैं, बिल्कुल सुधर गए हैं, यहाँ मैं ऐड करूंगा, पीछे जाऊंगा थोड़ा, तो फिर इलेक्शन 10 साल में नहीं होने वाले थे। इलेक्शन में होने में 10 साल नहीं लग सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन हुआ करते थे। 1990 से आज तक जब हालात खराबी थे यहाँ, तब भी इलेक्शन हुआ करते थे। तो फिर 14 से आज तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? तो इसका यही है, अगर बीजेपी से भी पूछा जाएगा, वो लेकिन कि हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए इनका वो कंट्राडिक्शन है कि हालात ठीक भी हुए। अयाज साहब, लेकिन अब तो की चुनाव हो रहे हैं और आप देखिए कि जितनी भी पार्टियां हैं वो एक तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। राहुल गांधी खुद जाते हैं, कांग्रेस और एनसी के बड़े नेता बैठते हैं। इसका मतलब है कि सभी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और वो भी इस बात को मानते हैं कि जिस माहौल में चुनाव हो रहा है उसमें उन्हें पूरी ताकत के साथ लगना। अवधेश जी, मूल सवाल हम वहीं पे लौट के आते हैं कि जितनी क्लैरिटी बीजेपी ने रखी है अपने सवालों में, अमित शाह ने, कि 370 यस नो, 35 से यस नो, कश्मीर का अलग झंडा यस नो और बाकी कुछ और सवाल, क्या कांग्रेस के सामने कोई दुविधा है यस नो उत्तर करने में, या फिर कांग्रेस कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रही है कि देश के बाकी हिस्सों को हम अलग मैसेज दें और कश्मीर के जो वोटर्स हैं उनको अलग मैसेज दें? रवि, अभी हमको ना थोड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से परे होकर थोड़ा पहले सोचना चाहिए। इस देश में जो भी भारत की एकता अखंडता में निष्ठा रखेगा, उसके प्रति उसके अंदर संकल्प का भाव होगा, जो देश के सेकुलर कैरेक्टर के प्रति प्रतिबद्ध होगा कि भारत का सेकुलर कैरेक्टर बना रहना चाहिए, जो व्यक्ति भी, पार्टियां छोड़ दीजिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग तो छोड़िए, एक सामान्य राज्य की तरह देखना चाहेगा और जो चाहेगा कि वहाँ के प्रत्येक नागरिकों के बीच समानता का व्यवहार हो, वहाँ मानवाधिकार लागू हो, वो इस एनसी के या अपना दल के एजेंडे को भारत विरोधी कहेगा। एक दूसरा, आप सोचिए कि ये कैसी मानसिकता है कि आपको शंकराचार्य का नाम स्वीकार नहीं है, उसकी जगह आप एक इस्लामिक नाम देना चाहते हैं, आपको हरि नाम स्वीकार नहीं है, आप एक इस्लामिक नाम कोहे मारान देना चाहते हैं। इससे खतरनाक जिहादी इस्लामिस्ट मानसिकता क्या हो सकती है? ये एनसीपी जब शासन में रही होगी तो कैसी पॉलिसी रही होगी, कल्पना करिए। ये साधारण बात नहीं है कि आज के समय में एक पार्टी खुलेआम घोषणा कर रही है कि हम शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान मानते हैं और हरि पर्वत को कोहे मरान मानते हैं, और देश में इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा रहा है।
ये तो पूरे जम्मू कश्मीर को इस्लामिक जिहाद के नाम पर विद्रोह के लिए भड़काना और वो तैयार करना हुआ है। ऐसे पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? अब चौथी बात पर आते हैं। 1973 से तो बात का विषय है। उसमें कहा गया है कि हम 1953 की पहले की स्थिति बहाल करेंगे। सन 2000 में हमने स्वायत्तता का जो प्रस्ताव पारित किया था उसको पूरी तरह ले जाएंगे। 1953 के पहले का मतलब ये हुआ कि आपका वहां प्रधानमंत्री होगा, आपका राष्ट्रपति होगा और भारत का कोई भी कानून वहां लागू नहीं होगा। वो एक देश के कैरेक्टर में होगा। ज्यादा से ज्यादा उसकी सहमति से आप विदेश नीति और डाक विभाग की नीतियां लगा सकते हैं। तो क्या ये आज के समय में इस एजेंडे की जो पार्टी घोषणा कर रही हो, क्या उसको आप भारत समर्थक पार्टी कहेंगे? और कांग्रेस जैसी पार्टी को अगर इस पर स्टैंड नहीं लेती है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आपका गठबंधन है, गठबंधन होना चाहिए, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर को इस्लामवादी व्यवहार की ओर ले जाना, वहां से सेकुलरिज्म को खत्म करना, जो गैर इस्लामिक नाम है उनको पूरी तरह बदल के, वो तो एक संकेत है, उसको इस्लामी नाम देना और भारत के संविधान यहाँ की व्यवस्था को नकार कर 1953 के पहले ले जाना, ये कौन स्वीकार कर सकता है? ये वहां चुनाव हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी आग लगाने की कोशिश वोट में हो रही है। इस सवाल तो ये है। इसलिए अमित शाह जी ने क्या पूछा है वो मेरे सामने नहीं है। एक पत्रकार और भारतीय के नाते जो मेरी दृष्टि जा रही है वो डर पैदा करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपना दल की नीतियों पर। ठीक है, इसी डर को लेकर सवाल नीरज जी आपसे होगा। हम चाहेंगे कि ये अपेक्षा आपसे है कि आप दो टूक बोलें, जो 10 सवाल पूछे गए उसी का आंसर करें। एक बड़ी खबर है, उसके बाद नीरज जी आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है। सत्ता के लालच में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर पर विभाजनकारी सोच है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच का समर्थन करती है? सीधा सवाल बीजेपी ने पूछा। क्या कुछ कह रही है स्मृति ईरानी, आपको सुनवाते हैं। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो विभाजनकारी सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच का भी समर्थन करती है? धारा 370 के हटने के बाद भारत ने, भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? तो ये तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और देखिए, अमित शाह के 10 सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हसनैन मसूदी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो संविधान के मुताबिक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछना गलत है। मंशूर में कोई ये बात नहीं कही कि जो मुल्क के मफाद में ना हो, बल्कि सारा मंशूर जो है वो मुल्क के मफाद में है। जो हमारे अहम आइन से बाहर कोई बात नहीं करती, बल्कि ये हुआ कि 5 अगस्त 2019 को आइन को दरकिनार करके, आइन को रोनते हुए और यकतरफा तौर पर फैसले किए गए, जिससे हमें बिरहना किया गया, हमारे हुकूक छीने गए और हमारे जम्मू कश्मीर के जो सियासी और माशी तौर पर और इक़्तिसादी जो ऑटोनॉमी थी, फिजिकल ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, तो उसको लिया गया, छीन लिया गया। तो अगर हम अपने मंशूर में इसका जिक्र करते हैं कि जो कुछ हिंदुस्तान की आइन साज असम्बली ने जो वादे किए थे और जो यकीन दहानी दी थी, तो उनको बहाल किया जाएगा, ये हमारा मंशूर। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुल्क के मफाद में या मुल्क के मफाद के मुनाफी कोई बात है। और कांग्रेस से सवाल पूछना, मुझे लगता है उसका जो कोई जवाब नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात भी आपने सुनी, आपने कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुनी। नीरज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ बहुत सिंपल से सवाल के साथ, जो कि बीजेपी ने पूछा है। 10 सूत्रीय ये जो सवाल रखा है अमित शाह की ओर से, वो पूछा गया है कि क्या ये कांग्रेस चाहेगी कि शंकराचार्य पर्वत या फिर जो हरि पर्वत है उसका नाम बदले? अगर मैनिफेस्टो में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है, हाँ या ना?
देखिए निधि जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब दे देता हूँ। मुझे तो 23 नवंबर 2023 याद आता है, जब कांग्रेस मुख्यालय से हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने अपनी स्थिति तो स्पष्ट कर दी कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आर्टिकल 370 के बारे में अब दोबारा बात नहीं होगी, तो हमने कहा कि वो तो मामला सेटल हो गया। लेकिन हमने लगातार अपनी पोजीशन तो मेंटेन की है, क्योंकि इस देश के अंदर, क्योंकि शिवम जी नासमझी में बहुत कुछ कह रहे थे, वो ये बताना भूल गए कि इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हमने तो अपने वक्तव्यों में लगातार कहा है। मेरा सवाल कुछ और था नीरज जी। निधि जी देखिए, आपको एक प्रेमाइस तो मुझे देना होगा ना अपनी बात रखने का। आप मुझसे ब्लैक एंड व्हाइट जवाब चाहती हैं तो ले लीजिए। मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहती, लेकिन जो दर्शक देख कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती है। और कांग्रेस पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करेगी, तो उसमें आपके बाकी इन सवालों का भी, जो मनगढ़ंत सवाल हैं, देश के सबसे विफल हो मिनिस्टर के, उन मनगढ़ंत सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। लेकिन पोजीशन यही है कि कश्मीर, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये वो शब्द हैं जो मैं अटल बिहारी वाजपेयी से बोरो करता हूं आज। क्योंकि कश्मीर की जो भी समस्या रही, क्योंकि आपने पिछले 32 महीने में यह भी तो देखा होगा कि ऐसी नॉर्मलसी है कि 50 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और 21 से ज्यादा सिविलियन शहीद हो गए। तो आप समझिए कि उस नॉर्मलसी को बहाल करने के लिए जो कश्मीरियत और जमहूरियत की बात अटल बिहारी वाजपेयी को बहाल करने, अच्छा ठीक है, मैं आप ही की बात को कनेक्ट कर रही हूँ नीरज जी। अगर नॉर्मलसी को बहाल करने के लिए नाम बदलना पड़े पर्वतों का, तो वो जायज है, ये मांग जायज है और आप इसका समर्थन करते हैं? निधि जी, मैंने तो आपको स्पष्ट कहा कि हम लोग जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे तो इन मनगढ़ंत सवालों में भी कुछ ऐसे सवाल जो देश का माहौल खराब करने के लिए पूछे गए, इन पर आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, और कांग्रेस, ठीक है, तो इंतजार तो है बीजेपी को और पूरे देश को और पूरे कश्मीर को, आपके मैनिफेस्टो का इंतजार रहेगा। ये सवाल तो तब भी पूछे ही जाएंगे, ऐसी बात करेंगे, ये सवाल तो तब भी पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि पार्टी इस पर बहुत स्पष्ट अपनी राय रखेगी। शिवम, अब बात यहां पर आकर रुकती है कुल मिलाकर कि क्या बीजेपी वाकई में कश्मीर के अंदर जो अब तक काम किए, जो वादे किए 370 हटाने के बाद नॉर्मलसी लाने के, उससे थोड़ा होप खो रही है? इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इस तरह के सवाल रखे जा रहे हैं कांग्रेस के सामने, जैसा कि कांग्रेस के प्रभारी ने भी यही दावा किया कि वे उम्मीद है नहीं जीतने के लिए, इसलिए ऐसे सवाल रखे जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो सवाल पूछे हैं वो चुनाव से संबंधित बिल्कुल नहीं है, विषय बहुत साफ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस 370 की वजह से एक राज्य में पिछड़ों के, दलितों के बच्चों को अगर झाड़ू लगानी है, और चाहे वो LLB क्यों ना कर ले, उसको झाड़ू ही लगानी है, वो जो है ऐसे ड्रैकोनियन लॉज बने हुए थे, वो खत्म होते हैं। और आज उसके समर्थन में एक पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आती है और उसके साथ देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाए और इधर उधर की बातें करने लगे, मनगढ़ंत, ये अलाना फलाना, ये भारी भारी शब्द चाहिए ही नहीं। 10 सवाल सीधे हैं, 10 सवाल का जवाब। लेकिन शिवम, कश्मीर के चुनावी माहौल में ही तो सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ या ना कहने में क्या दिक्कत है भाई? कश्मीर के चुनावी माहौल में ही तो सवाल पूछे जा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट तो वही है ना। सवाल पूछे इसलिए चुनावी, बिल्कुल, लेकिन इसलिए चुनावी माहौल में सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि मैनिफेस्टो चुनावी माहौल में आया है। अगर कांग्रेस पहले समर्थन कर देती तो हम पहले 10 सवाल पूछ लेते। आज कांग्रेस समर्थन कर रही है उन सवालों उनकी तरफ से पूछा जा रहा है, उनकी तरफ से दो भाई आपका तो शिवम जी, उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दो टूक कहा जा रहा है कि आपका जो पहले प्रयोग था PDP के साथ वो विफल रहा, यानी आपकी दाल नहीं गल रही है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए पैसिफाई करने के लिए सवाल रख रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो PDP के साथ गठबंधन था वो स्थितियां दूसरी थी, वहां पत्थरबाजी थी चरम पर, नहीं है। वहां पाकिस्तान के झंडे थे, अब नहीं है। बम बंदूक दिन रात, अब नहीं है। आतंकवादी पुलिस और जिस तरीके की मुठभेड़ होती थी अभी भी है हाल फिलहाल में, लेकिन कम हुई है। जिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल से फिल्में नहीं देखी है, नेता तो आकर दिल्ली में फिल्में देख लेते हैं, बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं होगी, वहां पर 4 मल्टीप्लेक्स है। जिस जम्मू में मात्र आजादी के बाद से आज तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मात्र 14,000 करोड़ रुपए था, वो 81,222 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ये फर्क है 2019 से और आज तक की चीजों में। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये चुनावी विषय नहीं है, चुनाव से अलग हटकर। हम जानते हैं, मैं राजीव गांधी ने क्या किया जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से उसको बर्बाद किया, उसको भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाकर इंदिरा गांधी ने किया, मैं उस बात को भी जानता हूं।
मैं इस बात को भी जानता हूं कि ठीक किस है। तरीके से फारूक अब्दुल्ला जब पूरे 1 साल जो है कश्मीरी पंडितों को मारा काटा और भगाया जा रहा था, वो लंदन में गोल्फ खेल रहे थे और राजीव गांधी भी उनको कंपनी करते थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आज की यथास्थिति में जाना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर बनाया है, क्या आप उसको बर्बाद करना आप ये चाहते कह रहे हैं आप कि उसके साथ हैं या खिलाफ? उस संबंध में 10 सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि आज का कश्मीर बेहतर है, स्थितियां बहुत बदली हैं, और ऐसे में अगर ये चुनाव हो रहे हैं तो इसमें इस तरह के सवाल पूछे भी जा सकते हैं। अहमद अयाज साहब, अब बात यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश में लागू करने की बात, उसके पालन की बात, उसका सम्मान करने की बात, रिस्पेक्ट करने की बात की जाती है, और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन तो उसे अपने चुनावी रैलियों में, एजेंडों में और सदन में भी कहते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कश्मीर में इक्वली, बराबर, समानता के साथ लागू करने में किसी भी भारतीय को, किसी भी इंडियन को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? अहमद अयाज साहब, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन की बात है जम्मू कश्मीर में, वो पहले से भी था। ये नहीं है कि आज पहली बार या दूसरी बार कोई नई चीज हो रही है, वो पहले भी था। एक्सेप्टिंग कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट से पास हुआ करता था तो उसको ये कंडीशन थी 370 के अंदर कि दैट वुड बी सब्जेक्ट टू द रेटिफिकेशन ऑफ द लोकल असेंबली। दैट इज नॉट देयर। और उसके बावजूद भी सब लॉज जो भी पार्लियामेंट से पास किए जाते थे वो सब एप्लीकेबल थे। कॉन्स्टिट्यूशन सारा एप्लीकेबल था एक्सेप्टिंग 2-3 इश्यूज। तो बाकी तो एक स्पेशल स्ट्रेटजी था और कुछ नहीं था। 370 के चलते कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिसकी वजह से हालात खराब थे। ये गलत बात है कि 370 को हालात के साथ कंपेयर करना, क्योंकि 370 नहीं अहमद अयाज साहब, देखिए हम इस तरह से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक अंतर तो था ना, एक झंडा अलग था, एक अलग संविधान था, और दूसरी बात कि वहां के जो सीएम थे उनको अलग नाम से पुकारा जाता था। ये देश का दूसरा हिस्सा इसको देखता था और उसे लगता था ये हमसे अलग है क्या, इनको अलग प्रोविजन दे रखे हैं क्या, आजादी के इतने सालों बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के इतने सालों बाद। नहीं, जब आप सदरी रियासत, कोई जमीन नहीं ले सकता बाहर का आदमी, दिल्ली का आदमी जाके कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। नहीं, वो तो 53 की बात है जो आप बात कर रहे थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए आज तक क्या हुआ था। अभी तो चीफ मिनिस्टर ही थे लोग, अभी तो गवर्नर नहीं थे, अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। नहीं तो क्या अयाज साहब ये बेटर सिचुएशन नहीं है? आप नहीं मानते कि अब एक जैसा कानून, एक जैसा संविधान कश्मीर में भी है और दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, सब जगह? ये क्या ठीक बात नहीं लगती आपको? नहीं, अभी मुझे ये बताइए कि अभी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन कहां डिफरेंटली एप्लीकेबल होता था जम्मू कश्मीर में? आपके वहां चीफ मिनिस्टर भी था, आपके वहां गवर्नर भी था, आपके बाकी लॉज भी एप्लीकेबल थे। कौन सा ऐसा चीज था जो सब जब बात इक्वालिटी की आती है, सवाल तो वही है। पूरा देश एक है, एकता तो इसी का है। इसलिए एब्रोगेट नहीं हुआ कि उसे कोई हालात में फर्क पड़ने वाला था। क्या बताइए? इसलिए एब्रोगेट हुआ क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडे में। दलितों को आरक्षण था, इट वॉज नॉट रिलेटेड विद दलितों को आरक्षण था क्या? बताइए पत्रकार महोदय, नहीं था। दलितों को आरक्षण था क्या? बताइए ना। गुजरों को आरक्षण था क्या? सीधा जवाब दीजिए। बकरवालों को आरक्षण था क्या? जैसा हिंदुस्तान में बाकी के 370 की वजह से उसमें एक दिक्कत आ सकती थी, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है अलग से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गुजरों को या जो महाजनीन थे ठीक किया। गजब बात है। अभी तो कह रहे हैं सब कुछ लागू होता था, अभी कह रहे हैं ठीक किया जा सकता है। यही तो नेहरू जी की जबान थी, वो भी कहते थे टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट। नहीं हुआ ना, ठीक तो बहुत कुछ किया जा सकता था, नहीं किया गया। अंतर्गत जो हमारे आतंकवादी चुनाव लड़ गए भाई वहां से, और फिर उसके बाद आतंकवादी संगठन बना लिए। वो बाकी रियासत आप तो मुझसे पुराने हैं। नहीं, आप तो मुझसे पुराने हैं, तजुर्बेकार है। आप तो मुझसे पुराने और तजुर्बेकार हैं। नहीं, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप तो मुझसे पुराने और तजुर्बेकार हैं। 1987 के चुनाव में जब धांधली हुई, सलाउद्दीन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के बाद उसने पाकिस्तान में जाकर अपना आतंकवादी संगठन का सरगना बन गया। किस तरीके से यासीन मलिक ने जेकेएलएफ बना ली, उसके बाद कश्मीरियों को मारा काटा और पंडितों को भगाया। उसके बाद जो है उसको प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर खाने खिलाए जा रहे थे। किस तरीके से सेपरेटिस्ट वहां पर रोजाना बम फोड़ते थे, वो सब 370 की वजह से था भाई, वो सब कांग्रेस की वजह से था। पार्टी की वो लोग ठीक नहीं करना चाहते थे, हमने ठीक कर दिया। नहीं है, वो उनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज से, ताकि वो हुकूमत में रहे। हमने कर दिया ना, उन्होंने किया। उसने आतंकवादी नहीं पाले जा सकते हिंदुस्तान की टेरिटरी में। कश्मीर को नहीं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोष दे सकते हो, आप कांग्रेस को दोष दे सकते हो। सबने यही किया। किसने नहीं किया बताइए ना, किसने नहीं किया? अरे किसको दोष ना दे? कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया, पीडीपी ने भी किया, हमने हटाया उसको। राष्ट्र में भी अवेलेबल है, उनको आप विड्रा कर सकते हो क्या?
अभी आप मणिपुर में जाए और बाकी रियासतों ये में हमने हटाया, बाकी किसी ने नहीं हटाया, ये फर्क है। ठीक है, देखिए देखिए सवाल देखिए, सवाल कुछ सवाल तो बहुत ही मौलिक है शिवम, कुछ सवाल तो बहुत ही मौलिक है। नीरज के पास मैं जाऊंगा। नीरज, एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में पाकिस्तान से डायलॉग एंगेजमेंट की भी वकालत की जा रही है, आप इसे ठीक मानते हैं? देखिए, हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी के लिए आपको कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करनी होगी, और इसका मतलब क्या है, आपको डायलॉग से ही हल निकालना होगा पाकिस्तान के साथ। लेकिन देखिए, किसी के भी साथ आप समझिए, इस देश का जब केंद्र का बजट पेश हुआ उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया। सुनिए पहले शिवम जी सुनिए, जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो क्या कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में कि देश को चीन के साथ इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी होगी, चाइना का इन्वेस्टमेंट लाना होगा। उस चाइना का जो आपके घर में घुसकर बैठा है, लद्दाख में आपके पेट्रोलिंग पॉइंट 11 से लेकर 17 तक। भाई फिर चाइना बात पाकिस्तान की हो रही। दीदी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती बस के टॉपिक पे बात तो आप इस बात के हिमायती हैं नीरज जी, कहा गया है चीन से। नीरज जी फिर आप इस बात के हिमायती हैं कि गोली और बोली साथ चलनी चाहिए? देखिए निधि जी, हम लोग इस बात के हिमायती हैं कि इस देश के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए, और जहां पर लाल आंख दिखानी हो वहां लाल आंख दिखानी चाहिए, वहां झूला नहीं झुलाना चाहिए। लेकिन जहां पर बात डायलॉग से निकलती है उसमें मोनोलॉग करके बात नहीं होगी। आज चलिए ना मणिपुर के अंदर डायलॉग कर लेते हैं, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं ना, आप लोगों से तो वो कोशिश नहीं हो पा रही है। आपको जब समाधान निकालने की स्थिति से आप बात करेंगे तो आपको बात करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो सब दरवाजे बंद कर दिए। आप समझिए देश को जरूरत क्या है, आज उस स्टेबिलिटी की जरूरत है। पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने आपके सामने झूठ बोला, वो जो कमिटमेंट्स हुए 81,000 करोड़ के, वो सिर्फ एमओयू थे, आज तक वो जमीन पर नहीं वापस आए। जो जीएसडीपी थी कश्मीर की 7.5% हुआ करती थी। पाकिस्तान से बातचीत, देखिए मैं सवाल पे वापस लौटता हूं नीरज जी, ठीक है तो आपने कश्मीर के लोगों के ऊपर आप थोड़ा आगे निकल गए, पाकिस्तान पे वापस आते हैं। पाकिस्तान के साथ एक टेरर स्टेट जो टेरर स्पॉन्सर्ड करता है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान में भी करता है, वो दूसरे देशों में भी करता है, उसके साथ इंगेजमेंट की वकालत करने वाली कोई पार्टी या कोई विचारधारा राष्ट्रहित में कैसे, ये क्या आपको लॉजिकल लगता है? मैं जवाब दूं? मैं ऐसा है अवधेश जी से सवाल, मैं तो किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन नहीं अवधेश जी ये भी पूछा है, बीजेपी ने ये भी पूछा है सवालों में, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपना चाहती है? ऐसा है देखिए, पाकिस्तान का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि सीधा कनेक्शन है, आतंकवाद का रिश्ता पाकिस्तान से है, और वो जिस तरह से पनपाता है, पेनिट्रेट करता है जम्मू कश्मीर में, वो जग जाहिर है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या इसका समर्थन करती है? सवाल ये था। बीजेपी अगर सवाल नहीं पूछती तो क्या ये सवाल नहीं थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा और अभी जो कुछ कहा जा रहा है, वैसे तो कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज जी जो है बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं और मुझे अच्छा भी लगा। बहस ऐसे ही होनी चाहिए अपनी बात कहने में, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस कश्मीर से, जिस पाकिस्तान से बातचीत मनमोहन सिंह सरकार ने बंद कर दिया मुंबई अटैक के बाद, आप सोचिए जिससे बातचीत बंद कर दिया मनमोहन सिंह, कई बार कार्यक्रम बना, 10 साल पाकिस्तान नहीं गए, और उसको इस समय कांग्रेस कह रही है कि उनसे बातचीत करो। दूसरी बात कि पाकिस्तान के नेताओं की आपस में बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान अपने ध्वस्त होने पर लगा हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर किसी भी स्तर पर आज की हालत में अब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये भारत का आंतरिक मसला है। पाकिस्तान से तो है कि भैया आप पीओ के जो दखल किए हुए हो कब खारी करोगे, आम भारतीय के तो यही धारणा है। अब 4 बातें इसमें आइए, पहले बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। अरे भाई, जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था कब? जिस राज्य में भारत के नागरिकों को नागरिकता प्राप्त नहीं हो, वहां जो वाल्मीकि लोग ले जाए गए, उनको वहां की नागरिकता नहीं है, वो पीएचडी कर लें तब भी वो भंगे ही रहेंगे, वही काम करेंगे। जो भारत के लोकसभा के चुनाव के लिए वोट डाल देंगे, वहां विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालेगा। 3 स्तरीय पंचायत चुनाव वहां कभी नहीं हुआ, कैसे पूर्ण राज्य था? मानवाधिकार की बात होती है, मानवाधिकार कानून वहां लागू नहीं था, वहां बच्चों के शिक्षा के अधिकार कानून लागू नहीं थे, तो यह पूर्ण राज्य कब था? देखिए, इस समय सीधी सी बात है कि इस चुनाव को
चूंकि 370 हटने के बाद संपूर्ण जम्मू और कश्मीर में जो सामान्य दिखाई दिया, ऐसा नहीं है कि लोग सब कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल खुले हुए हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जा रहा है, तो लेकिन पुरानी पार्टियों का अभी जनाधार है। तो एक सुनिए, एक जो है उनके अंदर फिर से मजहब के नाम पर कश्मीर की विशेषता, जिसको आजकल कश्मीरियत कहा जाता है, उसका भाव जगा के चुनाव जीतने की भारत विरोधी कोशिश है ये। नीरज कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, और नीरज में एक सवाल इसमें और भी ऐड कर लेता हूं। जब कश्मीरियत की बात आती है तो कश्मीरी पंडित उसमें शामिल रहते हैं या बाहर हैं? बिल्कुल शामिल रहते हैं, और आपको इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि पिछले 10 साल में देखिए, आप कश्मीर मत जाइए, आप जम्मू में जिन कश्मीरी पंडितों को सेक्रेटेरिएट में नौकरी दी गई थी, वो 4 साल तक लगातार धरने पर बैठे रहे। आपको इस बात के बारे में मालूम नहीं होगा, कश्मीरी पंडितों के ऊपर लगातार पिछले 10 साल के अंदर जो अत्याचार हुए, आपको वो मेडिकल शॉप याद होगी ना श्रीनगर की, जहां गंजू जी को दिन दहाड़े मार दिया गया, वो तो इसी 10 साल में हुआ। तो आप ये बात को इस तरीके से घुमा फिरा कर पेश कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। और सीधी सीधी बात तो ये है, देखिए जो हमने बात करने की बात कही मिथिलेश जी, आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करने चले गए थे पाकिस्तान बिना बुलाए, मुझे बताइए। आपको ये बात तो पता है ना कि कांग्रेस ने हमेशा मेंटेन किया है कि ये हमारा इंटरनल इशू है, लेकिन पिछले 10 निधि जी मुझे बस एक लाइन कंप्लीट करने दीजिए। पिछले 32 महीने के अंदर जब 51 से ज्यादा हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, 21 से ज्यादा सिविलियंस को शहीद कर दिया गया, तो आपको लगता है कि जो सोर्स ऑफ टेरर है, आपको उसके साथ तो बात करके उसको सुलझाना होगा और उसको समझाना होगा। अवधेश जी 10 सेकंड, अवधेश जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। देखिए दो बातें मुझे कहनी है। ये बात ठीक है कि मोदी जी 2015 में गए थे, लेकिन उसके बाद इसी सरकार ने 2016 में रात में घुस के उनके सैनिकों को, उनके पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा और इधर से लौट के फोन कर दिया कि आप लाश ले जाओ, और उसके बाद पाकिस्तान पर बमबारी भी की। और जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, वो थोड़ा सा समय वो गलत बोल गए। 2018 में अमित शाह खड़े नहीं थे, महबूबा मुफ्ती से सुना ना, महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लिया और 2019 के बाद इसी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। तो दोनों बातें करनी पड़ेगी ना, एक बात से नहीं होता। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूं कि कैसे कोई समर्थन कर सकता है जिस देश से इतना आतंकवाद फैल रहा है, उसके साथ बातचीत करने का या एलओसी ट्रेड करने का कैसे कोई व्यक्ति समर्थन कर सकता है? ये हमारे देश की नीति के खिलाफ है। अब बात जम्मू कश्मीर में, मैं आऊंगी नीरज जी आपके पास। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो सीट बंटवारे की बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, उस पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर पेच अब तक फंसा हुआ है। पहले चरण की 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पहले चरण में 9 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस सीसी की बैठक में 5 उम्मीदवारों पर लगी है मुहर। 90 सीटें हैं और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर, पहले चरण को लेकर पेच फंसा हुआ है। और देखिए सीट बंटवारे पर जो पेच है, जरा उसको भी हम समझ लेते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो पहले चरण में 9 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, और 5 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। घाटी की 4 सीटों पर दावा किया जा रहा है। जो 4 सीटें हैं, देवसर, शांगस और दुरू और कोकरनाग, इन पर दावा किया जा रहा है। पार्टी ने 2014 में देवस और शांगस सीटें जीती थी। दुरू और कोकरनाग सीट पीडीपी से हारी थी। कुछ जरूरी बातें उन पर गौर करते हैं। कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट मांग रही है, जिस सीट से पहले से ही वो जीत दर्ज कर चुकी है, जहां दूसरे नंबर पर रही उस पर भी कांग्रेस का दावा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू की सीटों पर ऐतराज नहीं है। तो इस तरीके से अभी ये पेच सुलझना बाकी है। समय हमारे पास इतना ही था। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।